Hello student, this is video number 4 ongoing chapter number 9 Kings and Chronicles class 12 history. Now the previous video we have discussed Akbarnama. Now एक दूसरे हम कॉनिकल्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे बेटा द बाबरनामा। देखिए अकबरनामा के जो ऑथर्स थे अबुल फजल थे और बादशाह जो नामा है बेटा इसको उन्हीं के शिष्य ये पीपल्स ऑफ अबुल फजल्स उन्हीं के शिष्य अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था। देखिए ये दोनों ध्यान रखना, राइटर्स पूछे जा सकते हैं तो अकबरनामा अबुल फजल, आयन अकबरी अगर सेपरेट पूछा जाए देन वी आंसर इज अबुल फजल, और बादशाह नामा दैट इज द राइटर इज अब्दुल हामिद लाहौरी। ओके, नाउ ए पीपल्स ऑफ फजल अब्दुल हामिद लाहौरी इज द नोन इज द ऑथर ऑफ बादशाह नामा। ठीक है, बादशाह नामा के लेखक कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी। एम्परर शाहजहाँ, आप देखिए बादशाह नामा किससे रिलेटेड है? बादशाह शाहजहाँ से। ठीक है, कौन से किससे रिलेटेड है? शाहजहाँ से। बादशाह नामा में हमें किसकी स्टोरी मिलती है? शाहजहाँ की। एरिंग टू हिज टैलेंट, अब देखिए जब शाहजहाँ को उनके टैलेंट के बारे में पता चला, किनके टैलेंट के बारे में? लाहौरी के टैलेंट के बारे में। कम्युनिकेट हिम टू द राइट हिस्ट्री ऑफ हिज रीजन्स मॉडलिंग ऑन दी अकबरनामा। अकबरनामा के तर्ज पर ही उन्होंने अपने स्टेट की, अपने राज्य की हिस्ट्री लिखने के लिए अब्दुल हामिद लाहौरी को अपॉइंट किया। द बादशाह नामा इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द 3 वॉल्यूम्स ड्राफ्ट इन द 10 लूनर ईयर्स ईच। अब देखिए जो बादशाह नामा का स्टोरी है वो बेटा 3 वॉल्यूम्स में है, जिसमें 10 ईयर्स को डिवाइड किया गया है। लाहौरी रॉट द फर्स्ट एंड द सेकंड ड्राफ्ट। अब जो इसके ड्राफ्टर्स हैं जो फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम है वो किसने लिखा? अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा। टू डेकेड द एम्परर ऑफ, और कब से कब तक का टाइम पीरियड है? सो 1627 से लेकर 1647 तक। सो फर्स्ट 20 ईयर्स जो बादशाह नामा में लिखा गया वो लिखा गया अब्दुल हामिद लाहौरी से। अब देखिए शाहदुल्ला खां, शाहदुल्ला खां कौन थे? ये शाहजहाँ के वजीर थे। वजीर जो कंटेम्प्रेरी प्राइम मिनिस्टर के समान एक पद होता था बेटा वहाँ के, उनको वजीर कहते थे। ठीक है, सो सादुल्ला खान ने क्या किया? द लेटर रिवाइज द थर्ड दीज वॉल्यूम, और जो तीसरा वॉल्यूम था उसको कंप्लीट किया था शाहदुल्ला खान ने। अब देखिए वॉरिस एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने कुछ कमेंट किया था। दिस सेज द हिस्टोरियन वॉरिस द कॉनोसाइड थर्ड डिकेड the British administration began to the study of Indian history and the create in the archive of the knowledge about the subcontinent to help them better understand the peoples and the culture of the empire they sought to rule। अब देखिए जब जहांगीर के समय में ब्रिटिशर्स इंडिया में आना स्टार्ट किया, तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे पूरी तरह से डेवलप हो गए थे, उन्होंने अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया था, तो उन्होंने जो भी हिस्ट्री थी, इंडियन हिस्ट्री थी, दैट लाइक द बुक्स अकबरनामा, बादशाह नामा और भी दूसरे कॉनिकल्स को स्टडी किया, बिकॉज वो अंडरस्टूड करना चाहते थे सब कॉन्टिनेंट की सिचुएशन को, यहाँ की नॉलेज को, यहाँ के लोगों को और अच्छी तरह से समझना चाहते थे, बिकॉज उनको यहाँ पे रूल करना था। नाउ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने इंडिया में अपना रूल सेटअप किया, उन्होंने कैसे इनको पढ़ा, कॉनिकल से कैसे हेल्प लिया, कैसे यहाँ की हिस्ट्री को समझा। ठीक है, सो द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन शोड इंटरेस्ट इन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने अपनी रुचि दिखाई भारतीय इतिहास को पढ़ने में, इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने में। दे शोज देयर इंटरेस्ट, so they wanted to have in understanding about the subcontinent in the order of understand the peoples and their cultures। ठीक है, यहाँ के लोगों को, सबकॉन्टिनेंट के लोगों को समझने के लिए, उनके कल्चर को समझने के लिए they have studied the chronicles so they could rule the accordingly। सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन द बंगाल। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में किसने इसको सेटअप किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। He took the task of the editing, the printing and the translations of the many Indian manuscripts। तो यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर एडिटिंग होता था, प्रिंटिंग होता था और ट्रांसलेशंस होता था किनका? मैनी ऑफ इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल पब्लिश एंड द एडिट द वर्जन्स ऑफ द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा इन द 19th सेंचुरी। और इसी सोसाइटी में भी, एशियाटिक सोसाइटी में, अकबरनामा और बादशाहनामा को ट्रांसलेट करके, बिकॉज ब्रिटिशर्स इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल थे, तो उनको पर्शियन लैंग्वेज से ट्रांसलेट किस में किया? इंग्लिश लैंग्वेज में, और उनको पब्लिश भी किया गया। सो द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द अकबरनामा वॉज पब्लिश द हेनरी बेवरेज। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, अकबरनामा का इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किसने किया? हेनरी बेवरेज ने। बट द बादशाहनामा इज नॉट बीन द ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश कम्प्लीटली टिल डेट। और उस समय तक 19th सेंचुरी तक बादशाहनामा को वो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे 2-3 फैक्ट्स हैं जो अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, द आइडियल किंगडम, द डिवाइन लाइट, द नेशंस अबाउट द किंगशिप्स. ठीक है. So court chronicles narrate that the Mongol queen Elenkua, who is the impregnate by the ray of the sunshine while the rising of her tent. The offering is born, the carry the divine light and the pass on the form generation to generation. अब देखिए ये जो किंगडम हुआ, ये जो मुगल्स बनी, बहुत सी थ्योरीज हैं इनके पीछे कि ये कैसे हुए, बट एक कोर्ट क्रॉनिकल्स के इंफॉर्मेशन से हमें ये मिलता है कि एक रानी थी, मंगोल क्वीन थी एनेकुआ, जो कि सन शाइन से, सूरज की किरण से प्रेग्नेंट हो गई थी, और फिर उसकी जो भी सन हुआ वो हैज़ ए डिवाइन लाइट, कहते थे उसको कि ये जो किंगडम है एज ए डिवाइन लाइट, बिकॉज ये सन रेज से जनरेट हुए, और उसके बाद ये जनरेशन टू जनरेशन ये वो जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो उनमें फॉलो हो रहा है. अबुल फजल प्लेस टू किंगडम हैज़ द highest stations to the hierarchy of the object receiving the light emanating from the god. Farizadi, God को कहते हैं बेटा in the term of this language. Farizadi Abul Fazl was inspired by the famous Iranian Sufi Shahabuddin Sohrawardi. ठीक है. तो शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, ये सोहरावर्दी जो सिलसिला है, हमने सूफी सिलसिले इसमें पढ़े थे बेटा, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशनल में, तो सोहरावर्दी से ये इंस्पायर थे. ठीक है. कौन? अबुल फजल. सो हु फर्स्ट डेवलप दिस आइडिया, और ये डिवाइन लाइट का जो आइडिया था, दैवीय प्रकाश से उत्पन्न एक स्टेट, दैवीय प्रकाश से बना एक साम्राज्य, इनसे इंस्पायर कौन थी? अबुल फजल, बिकॉज वो फॉलोअर्स ऑफ द ईरानी सूफी सन शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, और जिनका टाइम पीरियड था 1191. हु फर्स्ट डेवलप दिस आइडिया, तो ये उस आइडिया को लेके आए सबसे पहले. अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया there was the hierarchy in which the divine light was transmitted to the king and who become the source of the spiritual guidelines for his subject. ठीक है, कि ये जो किंग है, जो राजा है, एक दिव्य प्रकाश है, भगवान ने इनको क्रिएट किया है, और अब ये इनके अंदर जो दैट इज़ द लाइट, स्पिरिचुअल लाइट्स हैं, ये ट्रांसलेट होता रहेगा, और ये उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को, अपने काम को करेंगे. सो दिस इज़ द थॉट्स मैजिकल या डिवाइन लाइट्स, ये अबुल फजल से रिलेटेड है, और यहाँ आप अबुल फजल से रिलेट करके इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज पेंटिंग दैट द कमेंट द नरेट द क्रॉनिकल्स ट्रांसमिटेड दीज द आइडियाज इन ए वे दे लेफ्ट द लेसनिंग इम्प्रेशंस ऑन द माइंड ऑफ द व्यूवर्स. ठीक है, जो भी व्यूवर्स हैं उनके माइंड में पेंटिंग जब आप करते हैं, जो वो व्यूवर्स उसको देखते थे, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके माइंड में क्रॉनिकल्स कैसे उनको ट्रांसमिटेड कर रहे हैं, क्या आइडियाज़ कन्वे करना चाह रहे हैं, देयर विल बी आल्सो थिंक. मुगल आर्टिस्ट फ्रॉम द 17th century onwards began to the portray emperors wearing the hollow, which is so the European painting is the Christ and the Virgin. Many of the symbolize the light of the cross. और फिर बेटा जैसे जैसे यूरोपियंस आए, तो जो उनका ड्रेस सेंस में जो पोर्ट्रेट बनते थे, उसी पोर्ट्रेट के बेस में कुछ मुगल रूलर्स ने भी अपने पोर्ट्रेट्स बनाना स्टार्ट किया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द किनशिप, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अभी ये जो रिश्तेदारी है, ये जो नातेदारी है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. सो अबुल फजल डिफाइन सॉग्निटी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. द एम्परर प्रोटेक्ट द 4 इंसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट, नेमली लाइफ, जन, प्रॉपर्टी, द माल, ऑनर्स, द नामुस एंड द फेथ, दीन. तो ये 4 चीज़ें हैं बेटा जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है. नेम, लाइफ, जीवन, ठीक है, लाइफ, प्रॉपर्टी, धन, प्रॉपर्टी, ऑनर, सम्मान, एंड फेथ, ट्रस्ट. ठीक है. इन द रिटर्न द डिमांड्स ऑबिडेंस एंड द शेयर ऑफ द रिसोर्सेज, और इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको शेयर कर सकते हैं और हमें ऑबिडेंस में रहना सिखाते हैं. ओनली द जस्ट सॉगिन्स वर द थॉट टू बी एबल द ऑनर एंड द कॉन्ट्रैक्ट विद द पावर एंड द डिवाइन गाइडलाइंस ऑल्सो. The number of the symbols were the create the visual representations of the idea of justice and came to the stands for the higher virtual of the Mughal monarchy. One of the favorite symbol used by the artist, that is the motifs of the lions and the lamb or the cow. अब देखिए सिम्बल्स बनाए, अलग अलग मोटिव्स बनाए जिसके बेस पे इस चीज़ को शोन करना चाहते थे, और सबसे फेमस था एक लॉयन, एक शेर, और द लैम्ब. ठीक है, एंड काउ भी था. So peacefully the nestling next to the each others, and this was meant to signify the realm where the both the strong and the weak. Court scenes from the isolate the Bhashanama place such the noted the nicely directed below the emperor's throne. Mughals chronicles present in the empire has the comprised the many different ethnic and the religious communities, Hindus, Jainas, Zoroastrians and Muslims. As the sources of all the places and stability of the emperor stood above all the religious and the ethnic groups.
मेडिकेटेड अमंग देम द इंश्योर दैट द जस्टिस एंड द फीस द प्रोवाइड। ठीक है, सो इस टाइप से आप देखेंगे बेटा टाइम टू टाइम इन्होंने अपने आप को चेंज किया, जो नई नई पॉलिसीज़ थी उसको अडॉप्ट करते गए। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।